हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हमारा जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है ये बन करके सामने आया हमारे पास। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है ये साल 1928 में दोस्तों बन करके तैयार हो गया था। 1928 में जो हमारा जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट जो है ये इसने अपनी प्रेजेंटशिप जो वो ले ली थी। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट होने से पहले यहाँ पर जो प्रिंस हुआ करते थे, जो यहाँ के किंग हुआ करते थे, महाराजा, वो यहाँ पे फाइनल जुडिशियल अथॉरिटी हुआ करते थे, उससे पहले किंग। ठीक है, 1928 से पहले की बात है ये, जब यहाँ पर हाई कोर्ट नहीं हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले साल 1889 में क्या हुआ था, जब आपका साल 1889 था तो तब वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने उस टाइम पे रूलर जो हमारे महाराजा प्रताप सिंह जी थे उनको कहा था यहाँ पर कि आप क्या करिए, एक जुडिशियल मेंबर की काउंसिल बनाइए। और वही जुडिशियल मेंबर की काउंसिल जो है उन्होंने 1989 में बनाई थी, जिसको सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स की पावरें यहाँ पे उस कमीशन को दी गई थी। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी स्टेट जम्मू और कश्मीर है इसके जो चीफ जजेस हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों एक लॉ मेंबर काउंसिल बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग वो काम किया कर रहे थे उस टाइम पे। ये तब की बात है जब हम लोग जो है अभी यहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम ही हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये जो आपका मिनिस्टर था इसको बाद में जज बना दिया गया। जो यहाँ पे उस काउंसिल में मिनिस्टर हुआ करता था बाद में इसी को चल करके आगे जज बना दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी तक जो फाइनल अथॉरिटी थी, फाइनल अथॉरिटी अभी भी जो दोस्तों वो रूलर के पास ही हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में। हालांकि हाईकोर्ट जो वो बनकर तैयार हो चुका था। मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल फिर आपका 1928 में हाईकोर्ट बनता है। हाईकोर्ट की एक्चुअल डेट मैं आपको बता दूं तो वो थी आपकी 26/3/1928 वो डेट थी जब आपका हाईकोर्ट यहाँ पर बनकर तैयार हुआ हमारे जम्मू और कश्मीर का। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1939 में यहाँ के रूलर जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लाया। ठीक है, और उसके थ्रू जो हाई कोर्ट को है उसको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पावरें भी दी गई जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को। तो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है जो भी इसके मेंबरान हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पे जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन कब आई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पहले अलग हुआ करता था, इसकी बहुत सारी पावरें जो इस पर स्पेशल स्टेटस हो करता था। सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो जम्मू कश्मीर में आती है दोस्तों 1954 में। 1954 वो साल था जब आपकी सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में लागू हो जाती हैं। 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ये सब किया जाता है। आगे चल के मैं आपको बता दूं कि साल 1957 जब आया तो 1957 में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लाया गया था। ठीक है, जिसके थ्रू हाई कोर्ट जो है उसको टॉप प्रायोरिटी दी गई थी स्टेट में। ठीक है, इसके अब मैं आपको बता दूं जो हेडक्वार्टर हैं वो मई से लेकर अक्टूबर तक जो चीफ जस्टिस जो वो श्रीनगर में रहते थे, मई से लेकर के अक्टूबर, मई से अक्टूबर श्रीनगर में हुआ करता था यहाँ पे। और उसके आगे मैं बता दूं आपको फिर आपका नवंबर से लेकर के अप्रैल तक जो है वो दोस्तों आपका जम्मू में हुआ करता था। ये इसकी किस तरह से वर्क करता था वो चीज़ है। आगे अगर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि कॉमन हाई कोर्ट, ये तो अभी लेटेस्ट की बात है, देखिए कॉमन हाई कोर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि हाई कोर्ट जो हमारा जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, ठीक है, अभी 2019 में क्या हुआ, यहाँ पे 2 यूटीज बनाई गई। ठीक है, एक यूटी थी आपकी यूटी ऑफ लद्दाख और एक हमारी यूटी ऑफ JNK। अब इन दोनों का दोस्तों कॉमन हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट एक है, वही जम्मू का और वही लद्दाख का भी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे साथ ही साथ जो हमारी यूटी है जम्मू और कश्मीर की, जम्मू कश्मीर यूटी जो है इसको एक एडवोकेट जनरल भी प्रोवाइड किया गया है। जो एडवोकेट जनरल होता है उसका काम होता है दोस्तों लीगल एडवाइस करना। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल भी जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए, बाकी दोनों यूटीज के लिए सिंगल हाई कोर्ट यहाँ पे दिया गया है। वहीं पर अगर आगे हम चलते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट, कितने हाई कोर्ट हैं टोटल हमारे जम्मू इंडिया में और किस तरह से ये चलते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए हाई कोर्ट जो है सबसे ऊपर हमारा होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट फाइनल, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका आ जाता है हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट के नीचे आपके आ जाते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट जो इनसे भी छोटे होते हैं। ये एक इस तरह की हायरार्की यहाँ पे चलती है हमारी जुडिशरी में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर हम यूटी की बात करें या स्टेट की बात करें तो यहाँ पर सबसे टॉप पर होता है दोस्तों आपका हाई कोर्ट। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं क्या हुआ करता था कि 1956 से पहले क्या होता था कि एक स्टेट के लिए एक अपना हाई कोर्ट बनाया जाता था, लेकिन एक अमेंडमेंट हुई आपकी
सेवन्थ अमेंडमेंट हुई। सेवन्थ अमेंडमेंट कब हुई दोस्तों? 1956 में आपकी सेवन्थ अमेंडमेंट होती है, और इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बात बोली जाती है कि एक स्टेट या दो स्टेटें या एक यूटी या दो यूटी जो उनमें कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों के जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट है। ये कब से होना शुरू हुआ? 1956 में, जो सेवन्थ अमेंडमेंट है उसके बाद। अगर मैं अभी प्रेजेंटली बात करूँ तो प्रेजेंटली आपके 24+1 जो लेटेस्ट ऐड हुआ है, टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं आपके इंडिया में दोस्तों। दिल्ली होगी आपकी एक, और दूसरी आपकी होगी जम्मू कश्मीर। यही दो आपकी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपने अपने हाई कोर्ट हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है आपकी हाई कोर्ट की, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क करता है पूरा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में एक होते हैं आपके चीफ जस्टिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है आपकी चीफ जस्टिस की, ठीक है। तो इनको अपॉइंट दोस्तों किया जाता है, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस के साथ साथ अपॉइंटमेंट की जाती है और भी जजेस की बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इसमें गवर्नर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब भी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है दोस्तों। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कोई इतनी एग्जैक्टली स्ट्रेंथ बताई नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, ये सारा डिपेंड करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए जितना प्रेसिडेंट चाहेगा उतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो हाई कोर्ट की वो रख सकता है। फिर आगे बात आती है अपॉइंटमेंट की, कि किस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। देखिए अपॉइंटमेंट में भी काफ़ी दिलचस्पी वाली बात है। अपॉइंटमेंट जो इनकी करते हैं दोस्तों वो करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सारी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती हैं, लेकिन हाँ इसमें वो कंसल्ट करते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नर को भी, ठीक है। गवर्नर को भी उस जिस स्टेट की चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है उसको गवर्नर को भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ पूछा जाता है आपके CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बातचीत यहाँ पर की जाती है। इस तरह से अपॉइंटमेंट की जाती है आपकी डिस्ट्रिक्ट जजेस की। फिर हम बात करेंगे आगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहती हैं यहाँ पे, किस तरह से कौन आदमी जो वो जज बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल क्वालिफिकेशन है आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जुडिशियल ऑफिस जो है वो आप जुडिशियल ऑफिस में आपने ज़रूर अपनी सर्विसेज दी होनी चाहिए, ठीक है। लगभग 10 ईयर्स के लिए आप जो है हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट आपने काम किया होना चाहिए, तभी जाकर आप जो है जज बन सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज की कोई भी बात यहाँ पर नहीं कही गई है कि कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे नहीं लिखा गया। मैक्सिमम एज की बात करूँ तो वो आपकी 62 ईयर्स यहाँ पे रहती है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन है, जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है वो जज बन सकता है हाई कोर्ट का। फिर आगे हम बात करेंगे दोस्तों, क्वालिफिकेशन से आगे आती है आपकी ओथ। देखिए ओथ एंड इंफॉर्मेशन जो है वो कसम परेड इनकी कौन करवाता है। देखिए ओथ जो है ये इनकी करवाते हैं गवर्नर, जो गवर्नर होते हैं कंसर्न गवर्नर स्टेट के, वही आपके इन सब जजेस की ओथ तो करवाते हैं, ठीक है। या लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे यूटी के, तो उनके सामने ही ये ओथ वगैरह की जाती है। फिर बात आती है दोस्तों इंपॉर्टेंट टेन्योर की, कि कितना कितना यहाँ पे टेन्योर जो है वो होता है सबका। तो अगर मैं टेन्योर की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स टेन्योर तो रखा नहीं है जजेस, हाई कोर्ट के जजेस का, कि कितना फिक्स्ड टेन्योर तो नहीं है कोई भी। मैं आपको बताऊं कि 4 प्रोविजन है इसमें, और मैक्सिमम एज जो वो 62 है। मिनिमम मैंने पहले आपको बताया कि मिनिमम कोई है, लेकिन 62 मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। बाकी मैं आपको बता दूं कि रिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये रिज़ाइन किसको करना है, आपने रिज़ाइन करना है सीधा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ये अपना रिज़ाइन लिख देंगे तो उस टाइम पर भी ये ऑफिस को छोड़ सकते हैं, या प्रेसिडेंट इनको खुद भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस पे। फिर आगे हम चलेंगे कि रिमूवल ऑफ द जजेस, किस तरह से जजेस को रिमूव किया जाता है। दोस्तों कोई भी जो जज है उसको रिमूव किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के पास ही वो पावर्स हैं जो हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बस एक इशू निकालना है, एक उसमें बोल देंगे कि भाई ठीक है, उसको बाद में पार्लियामेंट एड्रेस करेगा और प्रेजेंट करेंगे, सेशन वगैरह होगा, रिमूवल जो वो सपोर्ट कर देगी स्पेशल मेजोरिटी। तो दोनों हाउसेज जो हैं आपके टू हाउसेज जो हैं वो दोनों पार्लियामेंट के उसको सपोर्ट करेंगे सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो जो है जज उसको उसकी पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आता है दोस्तों आपका सैलरीज़ के बारे में, क्या सैलरीज़ यहाँ पे रहती है और कहाँ से इनको सैलरीज़ मिलती हैं। देखिए सैलरीज़ जो हैं आपकी जजेस की वो टाइम टू टाइम डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। 2009 की अगर मैं बात करूं तो चीफ जस्टिस जो हमारे उसकी सैलरी होती थी दोस्तों 30,000 से लेकर के 90,000 तक, 2009 की बात आई, ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट सैलरीज़ के सैलरी जो टाइम टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, ये आप गूगल पे जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। फिर अगर आगे हम चलते हैं ट्रांसफ़र किस तरह से इनकी की जाती है। दोस्तों ट्रांसफ़र करने की पावर जो वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। इंडिया का प्रेसिडेंट जो वही ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पावर है आपकी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है।
कंसल्ट उनको करना पड़ता है चीफ जस्टिस को भी ये ट्रांसफ़र करने से पहले। फिर यहाँ पे बात आती है दोस्तों एक्टिंग चीफ जस्टिस की। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो फिर कौन काम करेगा, वो होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करते हैं दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं इनको भी, ठीक है। कंसल्ट करना पड़ता है इनको चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिस हाई कोर्ट में इन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस को बनाना है उसके चीफ जस्टिस के साथ इनको कंसल्ट बातचीत करके ये कर देते हैं। देखिए चीफ जस्टिस कब होता है, ये कब आपको एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है, वो तब होता है जब आपकी ऑफिस जो है चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट है तो आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस आएगा, या फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो है वो अब्सेंट है, किसी भी टेम्परेरी वजह से कोई पर्सनल इशू कुछ भी अगर वो अब्सेंट है तो आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ पे आ जाएगा। या फिर जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो भी यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस का रोल आ जाता है दोस्तों। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपकी एडिशनल एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ कि जो प्रेसिडेंट हैं, कोई भी जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको एडिशनल जज जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये जो एडिशनल जजेस होते हैं इनका टाइम पीरियड होता है सिर्फ 2 ईयर्स, ठीक है। ये जो एडिशनल जजेस हैं आपके ये 2 साल के लिए ही अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लेटेस्ट में सुना होगा कि देखिए रिटायर्ड जजेस भी आते हैं एक बार फिर से। तो रिटायर्ड जजेस का क्या मसला है ये हम देख लेते हैं। देखिए चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के, किसी भी हाई कोर्ट के, ठीक है, किसी भी स्टेट के, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिटायर्ड जज को, ठीक है। चीफ जस्टिस रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी रिटायर्ड जज को, ठीक है, उसी हाई कोर्ट के या किसी भी और भी हाई कोर्ट के, कि आप क्या करिए कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए आप क्या करिए अपनी सर्विस दीजिए। और ये किस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे, इनको प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करके फिर किसी एक रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट करेंगे और फिर उनको अपॉइंट कर देंगे। रिटायर्ड जज जो है वो फिर अपना काम संभाल सकता है एक बार फिर से। तो ये सब कौन करेगा, ये चीफ जस्टिस कर सकते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। फिर आगे बात आती है सैलरीज और कंडीशंस की दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं सैलरी अलाउंसेस हो गई, आपकी पेंशन्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी हाई कोर्ट की, ये आती हैं आपके कौन से फंड से, दैट इज़ योर कंसोलिडेटेड फंड। देखिए जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना स्टेट का, उसमें से इन सब की सैलरीज जो है वो निकाली जाती हैं। पेंशन जो हाई कोर्ट की होती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड से ही निकाली जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ज्यूरिडिक्शंस, देखिए किस किस तरह की ज्यूरिडिक्शंस और पावर्स हैं हमारे हाई कोर्ट के पास में, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर हम देखें तो कौन सी पावर्स हैं, सबसे पहले आपकी इसमें आ जाती है दोस्तों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज योर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। देखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या है हमारे हाई कोर्ट की, इसमें मैरिज, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में मैरिज आ जाता है आपका एक चीज़। दूसरा आपका इसमें आ जाता है दोस्तों डाइवोर्स, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है हमारे हाई कोर्ट की। साथ ही साथ डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है, पार्लियामेंट एमपी के इलेक्शंस का डिस्प्यूट या लेजिस्लेचर के इलेक्शन का डिस्प्यूट, तो वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है हमारे हाई कोर्ट की। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रेवेन्यू के रिलेटेड कोई मैटर है वो भी आपकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। फंडामेंटल राइट्स का इशू है कोई, वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को अगर कुछ बोलना है तो वो भी हमारे हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ही आता है दोस्तों। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बाद यहाँ पर आपकी आती है दोस्तों रिट ज्यूरिसडिक्शन। देखिए जो रिट्स है हाई कोर्ट करता है वो करता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है एक, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 226। इस आर्टिकल के थ्रू जो है हाई कोर्ट रिट्स निकालता है। सुप्रीम कोर्ट आपका निकालता है आर्टिकल 32 के जरिए और हाई कोर्ट निकालता है 226 आर्टिकल के थ्रू। मैं आपको बता दूं ये एक्सक्लूसिव नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स हैं एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं जो वायलेट होंगे, तो आप फंडामेंटल राइट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्ट में जा सकते हो, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स के लिए, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फंडामेंटल राइट अगर आपको वापस कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। इसमें हाई कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं होता फंडामेंटल राइट्स के बारे में। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट की है वो ज़्यादा होती है। अगर आपको ये पूछा जाए कि रिट्स इशू करने में ज़्यादा पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास, तो ज़्यादा जो है दोस्तों वो आपके हैं हाई कोर्ट के पास रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ही रिट्स जो है वो इशू करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोर्ट की तो वो ऑर्डिनरी लीगल मैटर्स पे भी रिट्स इशू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा रिट्स पावर है। फिर आगे आपका आ जाता है अपीलीट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल भी हो गई आपकी, रिट भी हो गई, अब आती है आपकी अपीलीट ज्यूरिसडिक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसमें आपके अपीलीट ज्यूरिसडिक्शन में सिविल मैटर्स भी आते हैं प्लस क्रिमिनल मैटर्स भी इसमें जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से
आपकी अपील जुडिशन जो वो ज़्यादा होती है हाई कोर्ट की। फिर बात आती है दोस्तों आगे सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सुपरवाइजरी में अगर मैं आपको बताऊं तो हाई कोर्ट जो है वो सुपर अटेंडेंस करता है सारे के सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की। देखिए जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, जो भी हमारी स्टेट में या यूटी में छोटे कोर्ट होते हैं, उन सबको सुपरविजन कौन करता है? उन सबके सुपरविजन करने का राइट जो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाई कोर्ट के पास है। और वो सारे सबॉर्डिनेट कौन से? जो उस स्टेट या उस यूटी के बॉर्डर के अंदर हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे यूपी का अगर हाई कोर्ट है या जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है, तो वो आपके पंजाब की मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकता, या पंजाब के सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को कोई भी रूल इशू नहीं कर सकता। ठीक है, ये टेरिटरी के अंदर ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका आ जाता है दोस्तों, इसके आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे किस तरह का कंट्रोल इनका रहता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर सकता है। पावर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल करते हैं आपके हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट को। ठीक है, इसमें गवर्नर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नर जो है, अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करना है तो वहाँ पे गवर्नर का रोल रहता है, प्लस आपका हाई कोर्ट का रोल रहता है। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जजेस में अपॉइंट करने हैं तो फिर पोस्टिंग करनी है किसी की, प्रमोशन देनी है किसी को, इन सब चीज़ों में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का नेशनल लेवल पे, और अगर हम यूटी की बात करें तो हाई कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि कोई भी आपका हाई कोर्ट का जो भी रूल होता है वो आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट को बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग मतलब कि उनको मानना ही पड़ता है, छोटे कोर्टों को। फिर ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है। क्या इसका मतलब होता है? ये चीज़ देखेंगे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है आपके हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दे दी, अब जजमेंट दे दी है, या कोई भी एक्ट है हाई कोर्ट का, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है। फर्दर कोई भी प्रोसीडिंग होगी तो उसको एज अ डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रूफ किया जाता है कि देखिए ये बात हाई कोर्ट ने बोली थी, तो उसको सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाता है, वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, उसके आप प्रोसीडिंग आगे अपनी प्रोसीडिंग में उसको यूज़ कर सकते हो। ये रिकॉर्ड जो है इसका एविडेंस, आप उसको एज अ एविडेंस रख सकते हो। ठीक है, तो उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता उस एविडेंस को। कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो आपका हाई कोर्ट के जो भी रूल्स हैं उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते सबॉर्डिनेट कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन सबॉर्डिनेट कोर्ट जो उनको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आगे अगर हम चलते हैं तो इसके पास और भी पावर्स हैं, जैसे एक पावर है इसके पास, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखिए जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली एक पावर है जिसके थ्रू वो कोई भी लेजिस्लेटिव का रूल है या एग्जीक्यूटिव का, कोई भी एग्जीक्यूटिव के थ्रू कोई भी अपने ऑर्डर निकालना है सेंट्रल या स्टेट लेवल को, तो उनको ये रिव्यू कर सकता है, मतलब कि फिर से देख सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रखा है, आर्टिकल कि कौन से आर्टिकल्स के थ्रू जुडिशियल रिव्यू होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक है आर्टिकल आपका 13, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में भी है, और साथ ही साथ आर्टिकल 226, ये दो आर्टिकल्स हैं जिनका यूज़ करके जुडिशियल रिव्यू को यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी 42nd अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट 1946 वाली, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या हुआ 42nd अमेंडमेंट में, कि इसके थ्रू हाई कोर्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई थी, सेंट्रल लॉ को भी वो देख सकता था, लेकिन फिर बाद में 43rd अमेंडमेंट के थ्रू इसको चेंज कर दिया गया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे जाता है लिस्ट ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस। देखिए कितने चीफ जस्टिस हुए हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। सबसे मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारे चीफ जस्टिस हुए उनका नाम था कन्वार सेन। कन्वार सेन आपके पहले चीफ जस्टिस हुए हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। ये आपके 1928 से लेकर के 1931 तक ये रहे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बताता जाऊँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। मैं लास्ट वाला बता देता हूँ आपको। लास्ट है आपके पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जो हैं दैट इज़ योर 37th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2021 में इनको अपॉइंट किया गया था। तो ये हाई कोर्ट का हमने आज डिस्कशन किया कि किस तरह से हाई कोर्ट अपना वर्क करता है, क्या क्या हाई कोर्ट के पास पावरें हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, जुडिशियल रिव्यू की पावर, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने आज पढ़ी।